हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं द एजुकेटर। और मैं यहाँ एनटीपीसी 2025 का जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आगामी एनटीपीसी एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, आप लोग इसको देखिए और इन्जॉय कीजिए। क्वेश्चन है, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संविधान संशोधन 3 तरीके से होता है। इसके बारे में आपको बता दूं कौन कौन से तरीके से संविधान संशोधन होता है। देखिए, पहला होता है साधारण बहुमत से, दूसरा होता है विशेष बहुमत से और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। साधारण बहुमत में क्या होता है, ये सबसे आसान तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि जो संसद का दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन चाहिए। ठीक है। और इसमें मोस्टली जैसे कि नया राज्य बनाना, नागरिकता के मामले, इन सभी चीज़ों में संशोधन साधारण बहुमत के जरिए हो जाता है। जो विशेष बहुमत होता है, ये एक तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है और ये संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, किसी भी सदन में, प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों के बहुमत का 50% से ज़्यादा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ध्यान रहेगा। इसमें जैसे कि मौलिक अधिकार में, जैसे कि संविधान का जो बेसिक ढांचा है, जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, इन सब चीज़ों में अगर संशोधन करना है तो आपको विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और जो तीसरा होता है वो होता है विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति। ये सबसे कठिन होता है क्योंकि आप तो संसद में कर ही लिए, प्लस भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें आधे राज्यों की स्वीकृति मिलनी चाहिए। ये मोस्टली जो हमारे जैसे कि संघीय फेडरल स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित करने वाले जो भी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गए या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, राष्ट्रपति चुनाव, इन सभी चीज़ों के लिए इस तरह के संशोधन की आवश्यकता होती है जिसमें कि विशेष बहुमत प्लस राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो संविधान संशोधन विधेयक, इसके लिए आपको क्या है कि एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, यानी कि कुल सदस्य का बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, प्लस 2/3 सदस्यों जो उपस्थित हैं और जो मतदान किए उसका भी 2/3 मत चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए MS विंडोज सिस्टम में किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देगी, यानी कि रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी और आपके सिस्टम से वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा MS विंडोज सिस्टम से। तो इसमें क्या होता है कि उस फाइल को पहले सेलेक्ट करना होता है और फिर शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करना होता है। इससे क्या होता है कि वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाता है जंप करके। निम्न जातियों के साथ, जो निचले स्तर की जातियाँ हैं, निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य के थे। तो जब हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट के लिए हम लोग मतलब कि आंदोलन कर रहे थे, उस समय देश के भीतर एक समाज सुधार आंदोलन भी चल रहा था, नॉर्थ इंडिया में भी और दक्षिण भारत में भी। तो ये जो है दक्षिण भारत में, नारायण गुरु दक्षिण भारत के केरल राज्य से बिलोंग कर रहे थे। और उसी समय जो है से हमारे ये थे कौन, EV स्वामी जो पेरियार साहब थे, वो तमिलनाडु में थे। ये लोग इन राज्यों में निम्न जातियों के खिलाफ जो आवाज़ उठ रही थी उनके लिए जो है सो संघर्ष कर रहे थे, उनके साथ ये खड़े थे। दक्षिण भारत में समाज सुधार आंदोलन उत्तरी भारत की प्रेरित होकर जातिवाद, अस्पृश्यता, बाल विवाह और देवदासी प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ केंद्रित थी, जिसमें पेरियार, EV रामास्वामी नायकर, उनका था स्व सम्मान आंदोलन या आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु में, श्री नारायण गुरु के SNDP आंदोलन केरल में, कंदुकुर वीरेशलिंगम का मद्रास हिंदू समाज सुधार समिति जैसे महत्वपूर्ण प्रयास शामिल थे जिन्होंने शिक्षा, समानता और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उसी समय उत्तर भारत में ब्रह्म समाज का निर्माण हुआ 1828 में। किसने किया था, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, जिन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांडों का विरोध किया, एक ईश्वर में विश्वास किया और सती प्रथा, जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया और उन्होंने ये कहा था कि वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता पर जोर दिया। 1873 में सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया। इन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और जातिगत भेदभाव के खिलाफ निम्न जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 1867 में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया था। इन्होंने एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार जैसे कि विधवा पुनर्विवाह पर केंद्रित इन सभी पे वर्क किया
और फिर अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज में शिक्षा और आधुनिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो ये सब कुछ कह सकते हैं कि समाज सुधारक आंदोलन थे जिनको आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भागों में स्थित है? देखिए होता क्या है कि ये हिमालय है यहाँ पे, और हिमालय का ये सबसे निचला पोर्शन है शिवालिक। शिवालिक के बाद जो है सो ये मैदानी इलाका शुरू होता है। मैदानी इलाकों में जो शिवालिक के जस्ट नीचे है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर उसके आगे क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए जो उत्तरी मैदान है उसको हम लोग बांट के रखे हैं मोस्टली 4 भागों में, भाबर, तराई, बांगर, खादर, उसके बाद डेल्टा मैदान, 5 कह सकते हैं। उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहली बात, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बने हैं ये उत्तरी मैदान। शिवालिक के जस्ट नीचे जो कंकर पत्थरी वाली संकरी पट्टी है उसको हम लोग भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण में दलदली और घने वनों वाला क्षेत्र जहाँ नदियाँ फिर से प्रकट होती है उसको हम लोग तराई कहते हैं। और तराई के जस्ट बाद बांगर, बांगर जैसे कि पुराने जलोढ़, और उसके जस्ट नीचे होता है खादर, जो नदियों के बाढ़ से मैदान में लाई जाने वाली नई हल्की जलोढ़ होती है उसको हम लोग खादर कहते हैं, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। और फिर उसके बाद डेल्टा मैदान होता है, जैसे कि आपका ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जो सुंदरबन, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है सुंदरबन में देख सकते हैं आप। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था क्या था कि भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है? तो ये हो जाएगा इसका हिमालय के गिरिपाद के आसन, यानी कि ये हिमालय है और इसके पाद में, यानी कि इसके नीचे जस्ट नीचे है। ये हो गया भाबर, फिर तराई है, और फिर बांगर है, और फिर खादर है। इसको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभागों में से नहीं है? देखिए पश्चिमी भूटान भी, दक्षिणी भूटान भी, पूर्वी है, लेकिन उत्तरी भूटान नहीं है। ये भूटान से रिलेटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? ये हमारा धरती है, इसको हम लोगों ने 3-4 कटिबंध में बांट के रखा है। ये हमारा हो गया उष्ण कटिबंध, जो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। फिर 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री ये होता है हमारा शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद हमारा आता है शीत कटिबंध, फिर ध्रुवीय क्षेत्र आता है। तो जो ये उष्ण कटिबंध है, जो इक्वेटर से 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण का इलाका है, यहाँ पे पूरे वर्ष सूर्य का जो है सो वर्टिकल रे पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंध। क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो जाता है, ये पूछ रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि जो एक्चुअल आयु वर्ग के बच्चे हैं उनसे अधिक अगर आ जाते हैं नामांकन के लिए, तो इसमें क्या होता है कि जो GER है वो 100% से अधिक हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थियों के नामांकन के कारण ये 100% से अधिक हो जाता है। जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? ये हमारे राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके पास होता है, कि वो जिला न्यायालय हो गया या फिर उनके अधीन कोई न्यायालय है तो उन पर उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन कब अपनाया गया था? देखिए इसका जो पूरा नाम था वो था खतरनाक कचरे के सीमा पर पार आवाजाही के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कन्वेंशन। ये लागू हुआ था 22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड के बेसल में अपनाया गया था, और यह 5 मई 1992 से लागू किया गया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और इसका उद्देश्य था कि खतरनाक और अन्य कचरे के प्रतिकूल प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1989 हो जाएगा। कब अपनाया गया था? तो 1989 में ये अपनाया गया था। कुंडारा उद्घोषणा, जिसे खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी संबंधित है? केरल में एक लोकेशन है त्रावणकोर। त्रावणकोर में एक उस समय के दीवान थे वेलुथम्पी। वेलुथम्पी वहाँ दीवान थे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर उस समय थे 1802 से 1809 के आसपास। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो विस्तारवाद की नीति थी उनके अगेंस्ट में थे, और उसी को वहाँ की जनता को अपने विचारों को समझाने के लिए उनका एक कुंडारा उद्घोषणा, कुंडारा प्रोक्लेमेशन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलुथम्पी। क्या हो जाएगा? वेलुथम्पी, ध्यान रखना है। कुंडारा उद्घोषणा। समुद्र में वस्तुओं का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक ध्वनिक तरंगों का उपयोग करती है? तो सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग,
ये पहले क्या करती है, वेव भेजती है, फिर रिटर्न आती है, जिससे उसका डिस्टेंस का पता चल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देती है, बिल्कुल कर देता है। इसका स्वाद खट्टा होता है, ये भी सही होगा। वे क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये भी सही होगा। वे जल में OH आयन उत्सर्जित करते, बिल्कुल नहीं। ये जल में H+ आयन उत्सर्जित करते हैं, कौन? अम्ल। और जो OH- होता है वो क्षार करता है। पार्थियनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश से हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति ईरान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? ईरान से हुई थी पार्थियनों की उत्पत्ति। नीचे दिए गए समूह में से हाइड्रोजन किस एक समूह से संबंधित है? तो सबको पता है कि आसान क्वेश्चन है, ये समूह 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन समूह 1 से संबंधित है। भारत संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? देखिए, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था और हमारा जो संविधान बना है, इसका बहुत सारा भाग यहीं से उठाया गया है, डायरेक्ट डिट्टो करके या फिर कुछ चेंज करके, बहुत सारा चीज़, यानी कि कह सकते हैं कि मोर देन 80% चीज़ यहीं से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो हमारा संविधान बना है। भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री पदों का सही अवरोही क्रम है, यानी कि घटता हुआ क्रम? सबसे पहले कैबिनेट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन नहीं, 2 है। कैबिनेट के बाद होता है राज्य मंत्री और फिर होता है उप मंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कैबिनेट, फिर राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री होता है। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज़ OS में सामान्यतः किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग इसमें कंट्रोल, शिफ्ट और एस्केप, इन तीनों को एक साथ क्लिक करने पे जो हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वोडाफोन ने भारत में अपनी यात्रा शुरू की थी? तो वोडाफोन भारत में 2007 में अपनी यात्रा शुरू की थी। कब की थी? 2007 में अपनी यात्रा शुरू की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद पर गठित होने वाला पहला राज्य था? हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद देश के हर कोने में भाषा के आधार पर अपना राज्य बनाने का मुहिम छिड़ा। उसी मुहिम में केंद्र सरकार ने 2 कमेटी बनाई। एक बनाई थी एस के धर कमेटी, फिर बनाई थी JVP कमेटी। इन दोनों कमेटी ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। जब JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी थे इनके मेंबर, इन्होंने भी जो भाषा के आधार पे राज्य बनाने के जो मांग थे उसको खारिज कर दिया। तो फिर आंध्र प्रदेश में श्री रामल्लू जी थे, वो आमरण अनशन पर बैठ गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद एक आक्रोश पैदा हुआ और उसके बाद सरकार को आनन फानन में आंध्र प्रदेश राज्य को सबसे पहले जो है सो भाषा के आधार पर गठन कर दिया गया। 1953 की ये बात हो रही है। और उसी साल फिर से एक आयोग का गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, जिसका कार्य था कि भाषाई आधार पर राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारण की सिफारिश करना था। और इसका गठन हुआ था 29 दिसंबर 1953 को, और उसके अध्यक्ष थे फजल अली, और जो अन्य सदस्य थे HN कुंजरू, KM पन्नीकर। इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और 1956 में ये राज्य पुनर्गठन आयोग को स्वीकृति मिल गई थी। लेकिन इनकी जो थी भाषाई आधार पे कि आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा का एक मुख्य आधार के रूप में स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। यानी कि आप एक भाषा एक राज्य करने लगे तो बहुत सारा स्टेट बन जाएगा, इसीलिए आपकी जो मिलते जुलते जितनी भाषाएं हैं उसको मिला के एक स्टेट जो है सो बनाना पड़ेगा। और उस समय जो है सो जो पहले चल रहा था कि ABCD वाला सिस्टम, उसको समाप्त कर दिया गया। और जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पल्लव प्रशासन में स्थानीय स्वशासी सभासदों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? ध्यान रखना, एक रखना उड़ से बड़ा था नाडु, नाडु के बाद आता था कोट्टम, और कोट्टम के बाद था मंडल। ये जो उर है ये ग्राम नाडु तालुक, कोट्टम जिला और मंडल प्रांत। तो पूछ रहा है कि सबसे लघु, तो हो जाएगा उर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर हो जाएगा। कोपिली जल विद्युत परियोजना, ये असम में है, और ये असम में एक जो कोपिली नदी है उस पर बनाया गया है। लगभग 275 मेगावाट इसका कैपेसिटी है। और इतना ही नहीं, ये जो है सो असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। देख लेते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना, जैसे कि पहला है टेहरी। ये टेहरी है भागीरथी नदी उत्तराखंड में, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट है। दूसरा है कोयना जल विद्युत परियोजना। कोयना नदी महाराष्ट्र में है, और ये भारत की सबसे बड़ी पूर्ण हो चुकी जल विद्युत परियोजना में से एक है। इसकी क्षमता 1960 मेगावाट है।
श्रीशैलम कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में है ये। भाखड़ा नागल ये भी सतलुज में हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पर है। सरदार सरोवर योजना नर्मदा नदी गुजरात में है। ध्यान रहेगा ये चीज़। थोड़ा सा जल विद्युत परियोजना को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछता है। उत्तर पश्चिम रेलवे का जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जयपुर में है। कहाँ पे ये? जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय। निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? तो ये 2005 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य को एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 से में मान्यता मिली? तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा हिमाचल प्रदेश का नृत्य है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता मिली? तो ये थी कुल्लू नाटी। क्या नाम है इसका? कुल्लू नाटी। बात करें हिमाचल प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य का, तो डंडी, छम, नाटी, कयांग, झोड़ा, झाली, थोड़ा, ये सभी हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। इनको ध्यान रखना है। 11वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत में किस प्रकार का साहित्य सबसे प्रमुख था? तो उस समय भक्ति कविता का दौर चल रहा था। क्या चल रहा था? भक्ति कविता का दौर चल रहा था मध्यकालीन भारत में 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक। तो इस वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में PYQ के साथ। देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ डाउट है तो पूछिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।